हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब पर बात करेंगे एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न लेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाकर कितना रुपए प्रति माह कर दिया? हर महीने कितना मिलेगा? आंसर होगा 1.24 लाख, यानी 1,24,000 रुपये पर मंथ अब सैलरी कर दी गई है। पहले कितना मिलता था? 1 लाख रुपए पर मंथ मिलता था। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। और ख़ास बात है, ये नोटिफिकेशन 24 मार्च 2025 को जारी कर दिया गया है। लेकिन बढ़ोतरी जो है ना, 1 लाख से 1,24,000, ये लागू होगा 1 अप्रैल 2023 से। कब से? 2023 से ये लागू होगा। मतलब कि 2 साल का इंक्रीमेंट, मतलब 2 साल का जो इंक्रीमेंट है पिछले बकाया, वो भी मिलेंगे, एरियर मिल जाएगा। ये लगभग 5,76,000 के आसपास ये पड़ता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। तो अब सांसदों को 1,24,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। ओके, तो ये इंक्रीमेंट किया गया है। गणना कैसे की जाती है? तो इसकी जो इंक्रीमेंट है ना, उसको तय करने का कुछ नियम कानून बने हुए हैं। जैसे कि मुद्रास्फीति सूचकांक यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ना, उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, सांसदों का वेतन ना आखिरी बार इससे पहले फरवरी 2018 में बढ़ाया गया था। तब 50,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था फरवरी 2018 में। और अब बढ़ा दिया गया है, अब 1 लाख से बढ़ाकर, ये देखिए कुछ ग्राफिक्स है, चार्ट है, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का ये ग्राफिक्स है, पहले बता दूँ। तो अभी तक जो मिल रहा था ना, 2018 से सैलरी मिल रही थी एमपी को, तो 1 लाख रुपए, अब वो 1,24,000 रुपये पर मंथ हो गई है। ओके, लागू होगा कब से? तो कब से? 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ सैलरी तो मिलता है, लेकिन डेली अलाउंसेस भी मिलती है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो दैनिक भत्ता यानी डेली अलाउंसेस जो 2,000 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है पर डे। ओके, डेली की बात हो रही है। ये क्यों मिलता है ये भत्ता? देखिए, जब संसद का सत्र चल रहा होता है या फिर संसदीय समितियों की जो मीटिंग होती है ना, उसमें भाग लेने के लिए ये दैनिक भत्ता ले सकते हैं तमाम सांसद। जैसे अभी बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, और बजट सत्र के दौरान तमाम सांसद शामिल हो रहे हैं, और ये करीब 1.5 महीने से चल रहा है। तो अगर मान लीजिए 1 महीने लगातार चला और संडे को संसदीय समितियों की मीटिंग वगैरह कुछ हो गई, कोई ना कोई सांसद किसी न किसी समिति में ज़्यादातर होते हैं, जो भी अनुभवी सांसद हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 30 दिन का देखें तो करीब 75,000 या 75,000 के आसपास तो एक्स्ट्रा मिल ही जाता है भत्ते के नाम पर। तो इतना मिला, साथ में ये भी मिल गया भत्ते के नाम पर करीब 75,000 रुपये। तो इतनी सैलरी एक तरह से ज़्यादा हो जाती है। हाँ, जब ये संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो डेली अलाउंसेस नहीं होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके के अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे वो जनता से मिलने गए, वो मिल गया, प्लस घर तो मिलता है फ्री का बिजली, फ्री के पानी, यात्रा, हवाई यात्रा, ये सब चीज़ें सांसदों को मिलती हैं। अच्छा, जो सांसद इससे पहले सांसद रह चुके हैं उनको पेंशन भी मिलता है। ठीक है, तो जो सांसद हैं सांसदी का मिलेगा, और पहले भी सांसद रह चुके हैं तो उसका भी मिलता है। जिससे जो पेंशन के तौर पर 25,000 रुपये पर मंथ ये पहले से तय था, अब इसको बढ़ाकर 31,000 रुपये पर मंथ ये कर दिया गया है। ठीक है, और एडिशनल पेंशंस फॉर एवरी जो सर्विस है 5 साल का, उसके लिए तो अगर जैसे कोई 2 बार सांसद रह चुका है ना, तो उसको 31,000 रुपये प्लस 2,500 रुपये मिलेगा हर महीने। मतलब इतने बढ़ गया। अगर कोई 4 बार सांसद रह चुका है तो उसको 10,000 तो पुराने टर्म के भी मिलेंगे। मतलब जितनी बार आप सांसद ज़्यादा बार रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका पेंशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आम आदमी के लिए सरकारी नौकरी में पेंशन वेंशन तो बहुत बुरे हालत हैं। ठीक है, लेकिन सांसद अपना जो पेंशन है वो शानदार तरीके से बढ़ाते रह जा रहे हैं। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो बढ़ोतरी जो होती है कैसे होती है, इंक्रीमेंट कैसे होता है। तो मैंने पहले बताया आपको, इसका जो कैलकुलेशन है वो मुद्रास्फीति सूचकांक यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके आधार पर किया जाता है। देखिए, इससे पहले आपको बताऊं कि फरवरी 2018 तक संसद के पास सांसदों के वेतन में संशोधन करने के लिए कानून पारित करने का अधिकार था। फिर क्या हुआ? फिर वित्त अधिनियम 2018 आया, उसके माध्यम से ये तय कर दिया गया कि जो आयकर अधिनियम है उसके तहत जो
देखा जाता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है। इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। किसी सामान की कीमत अगर 2020 में थी और अभी 2025 में वही सामान अगर खरीदेंगे तो कितना ज़्यादा रेट हो गया। तो ये होल मतलब सब कुछ मिलाकर देखा जाता है। जैसे मंथली का जो इंडेक्स आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस तरह से ये इस तरीके। तो यहाँ पर इसी के ज़रिए ये तय कर दिया जाता है कि कितना बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सब तय किया जाता है हर 5 साल में। सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन, इस सब में वृद्धि करने के लिए ये क्या है, वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम है संसद सदस्यों के लिए 1954 का। तो फिर ये सैलरी बढ़ाई जाती है सांसदों की। तो शानदार बात है, सांसद मस्ती में होंगे अब बेहतरीन उनको सैलरी जो है ना वो मिलेगी। अगर हम देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में जो सैलरी की जो बढ़ोतरी है वो कितनी हुई है। आप देखिए कि 1966 में 500 रुपये मिलती थी सैलरी, और फिर ये बढ़ते 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 अब 1,24,000 रुपये हो गए, प्लस तमाम भत्ते भी मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात ये रही। ठीक है, अच्छा इसका पूरा मैंने अभी और भी क्वेश्चंस हैं, पूरा देखिए वीडियो करंट अफेयर्स का। आपको बताऊं कि जो पीडीएफ है ना वो अवेलेबल है इस डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और पीडीएफ जो है ना वो ऐप पे भी अवेलेबल है। ठीक है, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है उनके लिए ज़्यादा बेहतर ढंग से होता है। तो पीडीएफ में हमने कुछ बदलाव भी किए हैं। जैसे आज का जो पीडीएफ आप देखेंगे तो इन सारे जो प्रश्न है ना उन सब का सोर्स का लिंक भी मिलेगा, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब अलग अलग जगहों से जो लिया गया है वो सारे सोर्स के लिंक भी देंगे, ताकि आपको उस मेन जो खबर है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में। और हाँ, अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो ले सकते हैं आप करंट अफेयर्स का मेंबरशिप। इसके ज़रिए क्या है कि पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक का अपडेट मिलता है। वीडियो, टेस्ट, पीडीएफ और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। पीडीएफ कई तरीके का होता है, 1 लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, और ये पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। तो बहुत काम आता है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक आईएसपीसीएस के लिए अलग खास तरह का है, और एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान जिसमें एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का पूरा कंटेंट है। तो पूरा पिछले कुछ सालों के भी कंटेंट आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और बिहार सिपाही को लेकर भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। बैच स्टार्ट हो चुका है। फीस बहुत ही मामूली सा रखा गया है, सिर्फ 4,000 स्टूडेंट्स के लिए। ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो जो भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके जानने वाले, तो ज्वाइन करवा सकते हैं। ग्रुप डी का भी बैच चल रहा है, बहुत ही मामूली से फ़ी पर आप सबके लिए। इंडियन ज्योग्राफी का जो केवल स्पेशल बैच है, बहुत ही मामूली से प्राइसेस में, वो भी है। और ख़ास बात है कि जीएस फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है बीपीएससी के लिए, ख़ास बात ये है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ढंग से हमारी पूरी फैकल्टी जो है ना आपके लिए तैयारी करवा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 23 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, यानी जो प्रारंभिक चेतावनी के अंतर को एक साथ पाटना। मतलब क्या हुआ कि आपदाएं तो आएंगी ही, ठीक है, वो तो आना है, लेकिन अगर हमें पहले सूचना मिल जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम नुकसान को बचा सकते हैं। जैसे आज से 25-30 साल पहले मान लीजिए, ठीक है, 40 साल पहले कोस्टल एरिया में, ख़ास तौर पे आप ओडिशा, इन सब के इलाकों में देखिए, जब तूफान आते थे तो बहुत लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन अब नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसरो ने पिछले कई सालों में ज़बरदस्त काम किया और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया। जो सैटेलाइट हैं वो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने वाला है तूफान, और यहाँ उस इलाके को खाली कर दिया जाता है, वहाँ से जो सामान है वो हटा दिया जाता है, ताकि नुकसान बहुत कम हो। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। विश्व मौसम विज्ञान ये दिवस है। इस दिवस की घोषणा जो है ना वो हुई थी विश्व मौसम संगठन, उसकी स्थापना को लेकर, ठीक है, 1950 में 23 मार्च को ही इसकी स्थापना की गई थी। तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इनमें से क्या है आंसर? आंसर होगा केरल। केरल ने यह शानदार काम कर दिया है, वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया, एक एक्ट पास किया, और वो अब कानून बन चुका है। मतलब विधानसभा में विधेयक पास किया और वो अब एक्ट बन चुका है। ओके,
तो देखिए ये राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 है और उसी के तहत ये वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके अधिकार, उनके कल्याण, उनकी सेफ्टी, ये सब रहे। ठीक है। तो और वरिष्ठ लोगों को बहुत नुकसान भी हो रहा है आज के समय में। देख लीजिए कि लगातार जो मैं तो देख रहा हूँ बहुत करीबी नज़र से अलग अलग राज्यों में कि जैसे ही वृद्धाश्रम खोलते हैं वहाँ फुल हो जाता है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब कि बुजुर्गों को अपने घरों में से बेदखल कर दिया जाता है या फिर ऐसी स्थिति कर दी जाती है कि वो ना रह पाए। या फिर बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए और वो अकेले रह गए और अपना जो पूरा जो अपना काम काज है वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो उनको वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, वृद्धाश्रम में। तो बहुत वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी मामले आ रहे थे। और एक और बात बताऊं कि केरल ने अभी हाल ही में एक और फैसला किया था कि अगर किसी बुजुर्ग ने विल लिख दिया कि भाई या फिर अपना पूरा का पूरी संपत्ति जो है ना अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया और बेटे ने उसके बाद अगर ख्याल नहीं रखा तो सारी संपत्ति वापस फिर पिता को मिल जाएगी। वही कर सकता है। ठीक है। अभी क्या है, ट्रांसफ़र कर दिया अगर दूसरे राज्यों में तो एक बार चला गया तो फिर बेटा जो है वो ही बाप बनने लगता है। लेकिन वहाँ अब बुजुर्गों को लेकर केरल में ये देखने को मिल रहा है कि वो एक आयोग भी बना रहा है और वो ये सब चीज़ों को देखेगा कि बुजुर्गों को कहीं बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, मतलब पारिवारिक के साथ साथ बहुत सारी और समस्याएं हैं, तो एक नागरिक के तौर पर तो वो सारी समस्याओं को यहाँ पर टैकल किया जाएगा। ठीक है। एक बार मैप के जरिए देखते हैं केरल कहाँ पर है। ये प्यारा भारत, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है केरल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो वो है 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हों, निवेश करें और परिणाम दें। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। तो ये है 2025 की थीम। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस ने ये घोषित किया हुआ है और टीबी बीमारी को ख़त्म करने का जो प्रयास है उसी के लिए ये मनाया जाता है। और ये 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल क्या है ना, 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनका नाम था रॉबर्ट कॉच, तो उन्होंने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु या उसको ट्यूबरक्लोसिस उसकी खोज की थी और उसी के बाद से टीबी के इलाज के में बड़ी भूमिका है। टीबी आज जानलेवा लगभग नहीं है। ठीक है, उसका इलाज हो जाता है, लेकिन पहले के समय में आज से 50 साल पहले टीबी जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। ठीक है, तो WHO के अनुसार लगभग हर दिन लगभग दुनिया में 4000 लोग टीबी से अभी भी जान गंवा रहे हैं। उनका इलाज हो सकता है और उनकी जान बच सकती है। ठीक है, हर दिन 28,000 लोग जो है ना वो टीबी के चपेट में आते हैं। तो वो कैसे बचे हैं, इन सब के जागरूकता के लिए। अच्छा, जब ये टीबी डे है ना तो वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट भी आएगी, तो फिर मैं पूरे आंकड़े के साथ आपको बताऊंगा, पूरा डेटा दूंगा टीबी को लेकर भारत और दुनिया में क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों पसंद आ ही रहा होगा मुझे लगता है करंट अफेयर्स, तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ऑल बटन जरूर दबाना। अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी रकम के खर्च का बजट विधानसभा में पेश किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 1 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट ये है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम है उनका? उनका नाम है रेखा गुप्ता। तो उन्होंने ये बजट पेश किया 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा में। 1 करोड़ रुपए का बजट, ये पिछले बजट से 31.5% अधिक है। कितना? 31.5% अधिक है ये बजट दिल्ली का 25-26 का। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे दिल्ली का जो एग्जामिनेशन है, जैसे कई सारे जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आने वाला है, SI का आने वाला है, और भी वहाँ के जो एग्जामिनेशन है, तो उसमें ये जो महत्वपूर्ण तथ्य जो बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है।
ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में भी ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, वैसे दिल्ली पुलिस का भी बैच हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो शार्प लर्निंग का ऐप है वहाँ जाइए, ऐप पर देखिए, वहाँ बैच अवेलेबल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बड़ी भारी करीब 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अब हम दिल्ली के बजट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। बजट में जो पूंजीगत व्यय है, ठीक है, उसको दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे और उसके लिए 28,000 करोड़ रुपए जो है ना वो तय कर दिया गया। टोटल बजट का कितना परसेंट हुआ? 28% हुआ। बड़ी बात ये, ठीक है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 300 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं ताकि जो 40 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको वहाँ जो है ना वो ठीक से काम कर सके और जो वेस्ट वाटर है वो उपचारित होने के बाद ही, यानी ट्रीटमेंट के बाद ही वो नदी में गिरे। ठीक है, और क्या बात है, इसके अलावा एसटीपी की मरम्मत, उसके उन्नयन यानी उसको फिर से रिवाइव करने के लिए 500 करोड़ रुपए और पुरानी सीवर लाइनों के बदलने के लिए 250 करोड़ रुपए किए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, और क्या बात है, स्वच्छ पेयजल स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिला समृद्धि योजना जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की थी उसके लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और उसका काम चल रहा है। हालांकि बहुत कम महिलाओं को अभी तक सेलेक्ट किया गया है, प्रोसेस अभी चल ही रहा है। इसके अलावा एनसीआर को जोड़ने वाले जो भी रोड हैं, संपर्क परिवहन के जो भी चीज़ें हैं, चाहे रोड हो, मेट्रो हो, वो तो उन सब के लिए 1,000 करोड़ रुपए और परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 12,952 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पूरे शहर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ये नए। दिल्ली अपने पहले वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा और हर 2 साल पर ये आयोजन किया जाएगा। वैश्विक शिखर सम्मेलन ये आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। और भी है, जैसे सरकार ने झुकी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और राष्ट्रीय राजधानी में 100 अटल कैंटीन खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए जो है ना वो भी देने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पीएम श्री स्कूलों से प्रेरित होकर नई शिक्षा नीति के तहत सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, नहीं चीफ मिनिस्टर श्री स्कूल खोले जाएंगे। पीएम श्री स्कूल अब सीएम श्री स्कूल देखने को मिलेगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट जो है ना एक्स्ट्रा ये दिया गया है। ओके, और क्या बात है, दिल्ली में जो है 10वीं पास करने वाले 1,200 विद्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए 7,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और पर्यावरण वन विभाग को 506 करोड़ रुपए ये भी मिलेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें रही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्या है, वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए किसे चुना गया है? महाराष्ट्र भूषण, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मूर्तिकार हैं, क्या नाम है? राम सुतार। ठीक है, ये रहे फोटोग्राफ इनका, राम सुतार को चुना गया और अभी हाल ही में इसके बारे में बताया गया है और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो राम सुतार ने काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किया था जो कि 82 मीटर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के तौर पर जाना जाता है। किसकी मूर्ति है वो, ज़रा बताइए तो आप। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो राम सुतार जो है ना वो फरवरी में उन्होंने 100वां जन्मदिन मनाया है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आप बताएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किन के लिए बना हुआ है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा गुंटर ब्लोसचल। ठीक है, ये स्टॉकहोम प्राइज जो है ना वो स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से। तो ये अगस्त में दिया जाएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाएगा। ये काफ़ी सम्मानित ये है, विश्व जल मतलब ये वाटर प्राइज के तौर पर माना जाता है। स्टॉकहोम वाटर जो प्राइज़ है वो काफ़ी पॉपुलर है ये। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। 23 मार्च को
शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? आंसर होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, महान क्रांतिकारी। तो इन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, तो उसी के बाद जो क्रांति की जो लहर बढ़ी, उनके जो बातें हैं शानदार भगत सिंह के, तो उसके बाद से ही ये 23 मार्च को ये शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यूनिवर्सिटी ने आंध्र प्रदेश में कैंपस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौते पर साइन किया, यानी एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आंसर क्या होगा? आंसर होगा जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी। क्या है? जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो आंध्र प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं नारा लोकेश, उन्होंने ये घोषणा की है। 24 मार्च को ये तय हो गया है और एमओयू साइन कर दिया जा चुका है। तो आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ये कैंपस स्थापित किया जाएगा और इसमें 1300 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जा रहा है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जाने, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी, इसको 2001 में स्थापित किया गया था जॉर्जिया में। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मेडिकल एजुकेशन पर अपना फोकस रखती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लोकप्रिय विकल्प के तौर पर इसको देखा जाता है। ओके, तो आप देखिए कि पिछले दिनों, जो पिछले कुछ वर्षों में जो युद्ध वगैरह हुए हैं अलग अलग, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में, उसके बाद से देखने को मिला है कि जो मेडिकल की जो पढ़ाई करने जाते थे ना उस तरफ छात्र, तो वहाँ से अब मुंह मोड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत में वो मेडिकल के एजुकेशन को लेकर विदेशी यूनिवर्सिटी यहीं आएंगी और ये पढ़ाने का काम करेंगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव का नाम बताएं? आंसर होगा अजय सेठ। ये 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले वो आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो उन्होंने तुहिनकांत पांडे की जगह ली है। तुहिनकांत पांडे अब सेबी के चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, तो अब जो वित्त सचिव हैं देश के वो अजय सेठ हैं। जो सेक्रेटरी लेवल के पद होते हैं ना, उनमें कार्यकाल 2 साल का होता है, चाहे वो 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन बाद ही रिटायरमेंट क्यों ना हो रहे हों, सेवा विस्तार हो जाता है ऑटोमेटिकली, ताकि 2 साल तक देश की जो व्यवस्था है, इस पूरे मंत्रालय को एक तरह से संचालित करने का काम मंत्री के बाद इन्हीं का होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा आपके लिए। अच्छा, मैंने पिछले 2 दिन पहले एक सवाल आपसे पूछा था कि ये बताइए कि इंडोनेशिया जो है ना वो अपनी राजधानी क्यों बदल रहा है, क्यों वो नूसंतारा में अपनी नई राजधानी स्थापित कर रहा है, और वो जो राजधानी पहले से तय है, पहले से जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, उसको क्यों हटा रहा है? वजह यह है कि जकार्ता धीरे धीरे डूब रहा है। ठीक है, डूब रहा है, समुद्र का एक तो जलस्तर बढ़ रहा है, प्लस वहाँ बहुत ज़्यादा हमने वहाँ मतलब लोगों ने ज़मीन से पानी निकाला है। ऐसे में क्या हो, धीरे धीरे ना वो नीचे धंसता जा रहा है, पूरे का पूरी राजधानी धंसती जा रही है और ऐसे में वहाँ समुद्र का पानी का खतरा धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर बांध बनाए गए हैं ताकि समुद्र का पानी ना आ पाए, और अगर आ जाए तो कैसे हम पंप करके उसको निकाल दें, मतलब वो लोग, हम नहीं, मतलब कि इंडोनेशिया का। तो वो अब धीरे धीरे कुछ सालों में वो समझ रहे हैं वैज्ञानिक कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो समुद्र का लेवल ऊंचा होगा और फिर वो जो राजधानी है इंडोनेशिया की, अभी वर्तमान राजधानी, वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो इसलिए नूसंतारा, एक नई राजधानी, वो स्थापित करने का फैसला लिया हुआ है। ठीक है, तो वो बनाई जा रही है राजधानी नई। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं कल ताज़ेतरीन कंटेंट के साथ, और जल्दी ही हम क्वार्टरली आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्द। ठीक है, अनाउंसमेंट हो जाएगा। ओके, बाय।